नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारत के भूगोल की पूर्वावलोकन श्रृंखला हम लोगों ने शुरू कर ली है। पहली क्लास उसकी आप लोग देख चुके हैं और आज ये उसकी दूसरी कक्षा रहेगी। ठीक है, तो सेकंड क्लास है आज ये भारत के भूगोल की। ठीक है, वही लगभग हम लोग डेली की तरह अपना कार्यक्रम चलाते चलेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो है भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक प्रदेश। ठीक है, मतलब जो इंडिया है उसको किस तरीके से फिजिकली डिवाइड करते हैं हम, है ना, फिजिकली कैसे डिवाइड करते हैं, है ना, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, आगे मैप के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये है मेरा पूरा भारत का भौतिक विभाजन। मुख्यतः भारत को 6 प्रकार के भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। आप लोगों के पास किताब होगी, उसमें भी ये मैप है, लेकिन इसमें भी मैं समझाते चलता हूं, आसान तरीके से समझाया गया है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी भी 6 प्रकार के भौतिक जो है 6 प्रकार के भौतिक प्रदेशों में भारत को विभाजित करती है। जैसे सबसे पहला हमारा जो उसमें है ये है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। ठीक है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये पूरा, ये अगर मैं इसको रेड कलर से ऐसे करके कर दूं तो ये मेरा जो है, ये है मेरा उत्तर और उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, ये मेरा उत्तर और उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र है। दूसरा जो एरिया मेरा आ जाता है वो है उत्तर का विशाल मैदान। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, मैदानी क्षेत्र जो देख रहे हैं, इसको बोला जाता है उत्तर का विशाल मैदान। क्यों? क्योंकि ये गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, तीसरा क्षेत्र देखते हैं। तीसरा क्षेत्र माना जाता है आपका भारतीय मरुस्थल। तो ये जो आप एरिया देखेंगे ना, ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, इसको बोला जाता है भारतीय मरुस्थल, या है ना थार का रेगिस्तान। ये अपने राजस्थान वाले एरिया में पड़ जाता है। थोड़ा सा एरिया इसमें पंजाब का भी आ जाता है, दक्षिणी पंजाब वाला। ठीक है, उसके बाद जो चौथा प्रदेश है वो है प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार कौन सा हिस्सा है? जो मध्य उच्च भूमि, या इसको प्रायद्वीपीय पठार को फिर हम फर्दर 2 भागों में बांट लेते हैं। ये वाला पूरा एरिया आपका क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। इस प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी हिस्सा है ना, सतपुड़ा पर्वत रेंज से ऊपर का, उसको बोलते हैं मध्य उच्च भूमि, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्कन का पठार। ठीक है, उसके बाद जो 5वां भाग आपका पड़ता है वो है तटीय मैदान। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं पूरा पश्चिमी साइड और पूर्वी साइड, ये जो मैंने आपको रंग दिया है इस तरीके से, ये मेरे क्या हैं? ये तटीय मैदान है। और तटीय मैदान 2 हैं। किधर? पूर्वी साइड की तरफ हम पूर्वी तटीय मैदान बोलते हैं और पश्चिमी साइड की तरफ पश्चिमी तटीय मैदान बोलते हैं। उसके बाद ये जो द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 6ठा भौतिक विभाजन का हिस्सा है, द्वीप समूह। इस तरीके से भारत को भौतिक रूप से 6 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से? सबसे पहले उत्तर का मैदान, गंगा का विशाल मैदान, रेगिस्तान, और उसके बाद क्या? प्रायद्वीपीय पठार। 5वां क्या हो जाता है आपका? समुद्र तटीय मैदान। और 6ठा क्या हो जाता है आपका? द्वीप समूह। ठीक है, ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। चलिए अब सवालों के माध्यम से हम लोग आगे चलेंगे। सवालों के माध्यम से देखेंगे क्या है। भारत से उपबंध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है ना, सरका या सिरका कुछ भी हो सकता है, सरका है। ये क्या चक्कर है? ये हम सब लोग जानते हैं कि जब पहले पृथ्वी थी, जब पहले जो कल्पना की जाती है इसकी, क्या कहते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की, उसमें हम जानते हैं कि पहले पूरा जो था पेंजिया नाम का एक वो था क्या स्थलखंड, और उसके चारों तरफ जो पानी पानी था वो पैंथालासा था। फिर पेंजिया 2 भूखंडों में टूट गया। कौन कौन से? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो था हमारा नीचे वाला हिस्सा था, ठीक है, और ये ऊपर वाला। ठीक है, इनके बीच में जो पानी सा क्रिएट हो गया, ये था तेथिस भूसन्नति या तेथिस सागर। हमारा जो भारत है, फिर फर्दर इनमें डिवाइडेशन हुआ है इन प्लेटों में, तो हमारा भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और ये हमारा जो गोंडवाना लैंड की जो भारत वाला एरिया था वो क्या हुआ? उत्तर की तरफ सरका और उत्तर की तरफ यहां से जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराया। तो जो टेथिस भूसन्नति में जो मलबा था, है ना, क्योंकि भूसन्नति है बीच में, तो अगर पानी उसमें आ रहा है तो मलबा अपने साथ बहा के ला रहा होगा, और उसी में दोनों प्लेट के टकराने से क्या हुआ? दोनों प्लेट के टकराने से क्या हुआ? हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, हिमालय का निर्माण होता है। तो ये पूछ रहा है आपसे कि भारत जो भारतीय प्लेट थी, इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि वो भारतीय स्थलपिंड सरका है। किधर की तरफ सरका है? तो उत्तर की तरफ सरका है। ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ मूव किया है और ऊपर की तरफ मूव करके वो जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया है। तो पहले का आंसर होगा ए। दूसरा देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम किसके हिस्से थे? गोंडवाना लैंड के थे। गोंडवाना लैंड में जितने भी आप मोटा मोटा मान लीजिए, अगर भूमध्य रेखा से नीचे वाले जो महाद्वीप हैं, फॉर
एग्जाम्पल दक्षिणी अमेरिका रहा, है ना, अफ्रीका रहा आपका, और उसके साथ साथ अफ्रीका का भी पूरा मतलब मान सकते हैं, उसके साथ साथ आपको मेनली दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट, ये सब गोंडवाना लैंड के हिस्से थे और जाके किससे ऊपर टकराए हैं। ठीक है, तो चलो, तो वही पूछ रहा है किस विशाल भूखंड का हिस्सा था भारतीय उपमहाद्वीप हमारा, तो देखिए गोंडवाना लैंड कहां दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, बहुत बेसिक से सवाल है, आपको पता होने चाहिए। अगला देखते हैं, भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, यह राजस्थान का सवाल है, इसका आंसर 4 आपकी बुक में दिया है। ठीक है, 4, लेकिन हम आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम एनसीईआरटी को प्रमाणिक स्रोत मानते हैं, एनसीईआरटी को प्रमाणिक स्रोत मानते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी भारत को 6 प्राकृतिक प्रदेशों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, आपकी बुक में 4 आंसर है, लेकिन सही उत्तर इसका 6 होना चाहिए। आपकी परीक्षा में आए तो आप 6 ही लगा के आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तो ये पाताल तोड़ कुएं का क्या मतलब है, तराई जो एरिया होता है वहां पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। बेसिकली पाताल तोड़ का क्या मतलब है, जमीन से पानी रिसता है ना, जमीन से ही पानी रिसता है। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगा लो आप, पाताल तोड़ के आ गया, हम जानते हैं ना पाताल नीचे की तरफ है, तो पाताल तोड़ के पानी आ गया, तो पाताल तोड़ जो कुएं हैं वो कहां पाए जा रहे हैं, आपके तराई एरिया में। ठीक है, 4th का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे अगला चलते हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। कर लेंगे भाई मनन। क्या कह रहा है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन के पठार का ही विस्तारित भाग है। मेघालय के पठार का क्या मतलब है, गारो खासी जयंतिया वाली पहाड़ियां माना जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये हिमालय के हिस्से नहीं है, ये हिमालय के पार्ट नहीं है। गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां माने जाती हैं, मेघालय का पठार हम मान लें, ये किसके हिस्से हैं, ये आपके हैं जो दक्कन वाला पठार है उसी के पार्ट माने जाते हैं, चट्टानिक रूप से भी और जितने भी हम टेक्निकलिटीज से कह सकते हैं। तो ये ठीक है, ये सही है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कश्मीर घाटी की रचना एक सब भिन्नति में हुई है। ठीक है, सब भिन्नति मतलब जैसे जब हिमालय उठा तो बीच में क्या हुआ, एक गर्त भी बन गई। टकराने के बाद जब हिमालय पर्वत उठा तो गर्त भी बन गई, उस गर्त को धीरे धीरे जो हिमालय से बहने वाली नदियां हैं उन्होंने भर दिया। तो ये बिल्कुल ठीक है, घाटी का निर्माण किसमें हुआ है, ये सही है। गंगा के मैदान की रचना एक अर्ध गर्त में हुई है, यह भी बात सही है। अग्रगर्त मतलब जो मैं बता रहा हूं, गर्त थी ना उसको भर दिया। जो घाटियां हैं, जो घाटी है वो थोड़े से ऊपर वाले हिस्से हैं और जो मैदान है वो गर्त के प्रॉपर भरे हुए हिस्से हैं। तो गंगा के मैदान की रचना अग्रगर्त में हुई है, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट नहीं है, उसमें वो 2 ही प्लेटों के अभिसरण से हिमालय की उत्पत्ति है। या आप लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, अगर ज्योग्राफी थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप जानते होंगे, क्योंकि किस किस प्लेट के टकराने से हुई है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन या यूरोपियन प्लेट टकराई है, तब हिमालय की उत्पत्ति हुई है। उसमें चीनी प्लेट का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। देखिए कौन सा सही है, चौथा इसमें, चौथा ये गलत हो गया। 1 2 3 हम देख रहे हैं सही, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, देखते हैं भाई कौन सा असत्य है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, यह बिल्कुल सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है, यह भी ठीक है ना, यह भी सही है। माना जाता है कि जो हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भाग है ना भारत का, प्रायद्वीपीय भाग कौन सा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है प्रायद्वीपीय भाग, ये सबसे प्राचीन चट्टानिक क्षेत्र का है। ठीक है, मतलब इसकी चट्टानें सबसे प्राचीन मानी जाती हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी मतलब काफी पुरानी है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव से हुआ है ना, ये शायद छूट गया है, नदियों के जमाव से हुआ है, तो ये गलत है, क्योंकि पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण कैसे हुआ है, वो तो क्या कहते हैं, भ्रंशन के कारण हुआ है। ठीक है, तो ये नदियों के जमाव से नहीं हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले के बृहद भंडार हैं, है ना, तो ये चट्टानों के क्रम है। सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें मानी जाती हैं, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें मानी जाती हैं, ठीक है, फिर कुड़प्पा क्रम की चट्टानें मानी जाती हैं, बिंद और गोंडवाना, ये इनका क्रमशः क्रम है। ठीक है, तो गोंडवाना जो है, जैसे धारवाड़ फेमस है किसके लिए, धात्विक खनिज के लिए, उसी प्रकार से गोंडवाना जो है वो फेमस है आपके कोयले के लिए। इस बात को आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें असत्य है। वही आपसे पूछा है इसमें से कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे के सवाल पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछ रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिला लो। इसमें से जो आपको याद रखना है ना वो आप याद रख लेना, अरावली का निर्माण कब हुआ है, क्योंकि अरावली इस पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है और इसका निर्माण किसमें हुआ है, प्री कैम्बियन युग में हुआ है। तो अगर आपको अरावली याद है, प्री कैम्बियन, ठीक है, इसको याद कर लेना, जहां मैं बोलूं ना आपको याद कर लेना, मतलब वो रटने वाला सिस्टम है। अरावली को याद कर लेना, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। तो सी का दूसरा देखो किसमें है, ये खत्म, ठीक है। फिर आ जाओ, जो दक्कन ट्रैप है ना, दक्कन ट्रैप का निर्माण माना जाता है क्रिस्टेशियस आदिनूतन काल में हुआ है। क्रिस्टेशियस या उसको आदिनूतन हिंदी में बोलते हैं, उस काल में हुआ है। तो अगर आपको यह भी याद है तो ए का तीसरा और सी का दूसरा मतलब ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और चेक कर लेते हैं, पश्चिमी घाट का जो निर्माण हुआ है वो उत्तर नूतन काल में हुआ है, उसके बाद हुआ है। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप का निर्माण किसमें हुआ है, अत्यंत नूतन। ये रिसेंट की चीजें हैं, बाद में हुई है, ठीक है। एक दो इसमें से याद कर लो, मैचिंग में आपसे अलग से ना और कोई सा नहीं पूछा जाएगा, अलग से ये पूछा जा सकता है अरावली। तो आप ध्यान रखेंगे अरावली का निर्माण कब हुआ है, प्री कैम्बियन युग में हुआ है। और आपको अरावली भी पता होता ना तो आप 2 ऑप्शन तो काट ही लेते, फिर उसके हिसाब से और अपना जुगाड़ फिट करके आपका सही आंसर मिल जाता। मैं हमेशा बोलता हूं मैचिंग वाले सवाल आपको परीक्षा में कभी नहीं छोड़ के आने चाहिए। अगर आपको एक भी आता है तो आपका आंसर सही निकलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। चलो, इतने सारे लोग देख रहे हो, लाइक वाइक किया करो यार। वैसे हाँ, आप लोग सपोर्ट करते हो, मुझे भी अच्छा लगता है ना। और मतलब आपकी कोई शिकायत होती है तो भी मुझसे करते हो, अच्छी चीजें हैं। एक अच्छे शिष्य और अध्यापक का रिश्ता यही होता है कि वो उसकी बुराइयां भी कर सके साथ साथ। मतलब अगर उसको कुछ लग रहा है कि सर आप ये कर दीजिए, ऐसा कर लीजिए, तो अच्छा है, ठीक है। आप भी कमेंट के माध्यम से बताते चलिए। चलिए अगला देखते हैं, केरल का कुट्टानाड या कुडुनाडु किसके लिए प्रसिद्ध है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है केरल वाला जो कुडुनाड या कुट्टानाड है ना, ये फेमस है आपका भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र का क्या मतलब है, न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र का क्या मतलब है, हम प्रत्येक स्थल की ऊंचाई किससे नापते हैं, समुद्र तल से नापते हैं। समुद्र तल, ये बिल्कुल समुद्र तल से भी नीचे इसको मान लो। जैसे विश्व में आप देखोगे तो नीदरलैंड माना जाता है, नीदरलैंड्स के कुछ जो नीदरलैंड्स का वेस्टर्न वाला पार्ट है वो समुद्र तल से नीचे है ना। समुद्र तल से नीचे का क्या मतलब है कि यहां मतलब एक तरह से ऐसे मान लो कि जल सब तरफ है मौजूद। तो कुट्टानाड जो बेसिकली प्रसिद्ध है ना, कुट्टानाड आप याद रखोगे भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ना, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, तो मरुस्थल कौन सा है, गंगा का क्षेत्र तो मैदान है सर, असम का क्षेत्र भी ब्रह्मपुत्र का मैदान पड़ जाता है, मध्य भारत क्षेत्र भी भूकंप वो नहीं मानेंगे। तो इसमें क्या मानेंगे, जो सिंधु क्षेत्र है ना, जो सिंधु नदी का क्षेत्र है वो माना जाता है। क्योंकि सिंधु नदी जब आप देखोगे तो सिंधु नदी के पूर्व में क्या होता है, सिंधु नदी के पूर्व में हमें मिलता है कि जो थार वाला रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल है, वो सिंधु नदी के पूर्व में है ना। तो वो सिंधु वाला ही एरिया मान लिया जाता है पूरा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, सिंधु क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है। अब देखो ये बिहार स्पेशल का सवाल है, आप लोगों को डरना नहीं है ना। यूपी में इस प्रकार का सवाल आएगा तो यूपी स्पेशल का सवाल हो जाएगा। हाँ, एक आपको मैं सूचना और देना चाह रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं, क्योंकि नॉर्मल सब्जेक्ट तो हम आप लोग पढ़ ही रहे हैं। जैसे मैंने सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी उठाया, क्यों, क्योंकि इसको हम छोड़ते हैं कि अरे यार विश्व भूगोल कठिन चीजें हैं ना। मैं सोच रहा हूं उत्तर प्रदेश विशेष वाला जो आता है, क्योंकि उसका पूर्वावलोकन हम लोग सामान्यतः नहीं पढ़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश विशेष वाला अगर मैं आपके साथ शुरू करना चाहूं, क्योंकि फिजिक्स 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगी उसके बाद, तो आप लोग बताते चलिएगा। मतलब नवंबर स्टार्ट में हम लोग उसको शुरू कर पाएंगे मोस्ट प्रोबेबल, है ना। तो बताते चलिए, अगर आप चाह रहे हैं कि यूपी स्पेशल शुरू किया जाए तो नीचे कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए मुंगेर तो पड़ता है, जमुई भी पड़ जाता है, नवादा भी। इसका आंसर रोहतास होना चाहिए, ठीक है, रोहतास, क्योंकि इन सबसे ये आसपास के जिले हैं, रोहतास अलग है, बिहार में जब आप देखते हो तो पढ़ोगे, है ना। तो ये बीपीएससी स्पेशल सवाल है, इसको अपन को घबराना नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धारवाड़ जो संरचना है, धारवाड़ जो चट्टाने हैं वो किसके लिए फेमस है, धात्विक खनिजों के लिए, विशेषकर लोहा इत्यादि। याद कैसे रख सकते हो, लोहा है, लोहे की 2-4 चादर पटको तो धाड़ धाड़ आवाज होगी कि नहीं होगी, लोहा है, मान लो लोहे की चादर है, लोहे के टुकड़े हैं, उनको पटको तो धाड़ 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 वाड़ धाड़ धाड़, है ना। तो ऐसे करके याद कर लो, धाड़ धाड़ आवाज किस में आएगी, धात्विक खनिजों में आएगी, लोहा इत्यादि में आएगी। तो ये इसके लिए फेमस है, ठीक है। चलो
अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? देखो इसमें लिखा हुआ भी है नीचे, हम जो मानते हैं चट्टानों का क्रम, सबसे पहले मानते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें डेवलप हुई हैं, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें डेवलप हुई हैं, उसके बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानें डेवलप हुई हैं, उसके बाद विंध्य क्रम की चट्टानें डेवलप हुई हैं, और सबसे लास्ट में माना जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें डेवलप हुई हैं। ठीक है, ये आपको लिखा भी हुआ है। और गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो किसके लिए फेमस हैं? वो आपकी कोयले के लिए फेमस हैं। इनमें सर्वाधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है गोंडवाना में, और आपको धारवाड़ याद रखना है, धात्विक खनिजों के लिए फेमस है। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सी चट्टानें नवीनतम है, तो देखो क्या गोंडवाना है, ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना नवीनतम है। सबसे प्राचीन पूछ ले तो आर्कियन है। ठीक है, इसको आप 4-5 बार करोगे, आर्कियन 4-5 बार करोगे तो वो याद हो जाएगा। जैसे आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, जैसे फॉर एग्जाम्पल याद कैसे करते हैं, कोई चीज याद नहीं होती तो देखो कुछ ना कुछ भिड़ाओ इसमें। जैसे क्या भिड़ाओगे, आप कहोगे अच्छा सबसे पहले आ आता है उसमें भी अल्फाबेट में, तो भाई साहब यहां भी सबसे पहले आ है। सबसे पहले कौन हो गया? आर्कियन क्रम की चट्टानें हो गई। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन है? गोंडवाना। गोंडवाना गुंडो कर लो, गुंडवाना गुंडा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में कहीं लाइन खड़ी होगी या कुछ भी होगा तो सबसे लास्ट में गुंडा होगा, तो सबसे पहले आर्कियन हो गया, सबसे लास्ट में गुंडा हो गया। ठीक है, कुड़प्पा बीच में याद करो, कुड़प्पा है ना, ये बीच में है, दो इसके इधर है, दो इसके इधर है, 1 2 1 2। हाँ ठीक है, तो कुड़प्पा कैसे याद कर सकते हो? जैसे नहीं, वो बचपन में छुपन छुपाई आप खेले हो तो उसमें धप्पा होता था, धप्पा मतलब मैंने तुझे पकड़ लिया, तो धप्पा कुड़प्पा, तो वो धप्पा वाला आदमी बीच में चुपचाप बैठा है। ठीक है, तो कुड़प्पा ऐसे बीच में याद कर सकते हो। फिर आर्कियन के बाद सर ने बताया धाड़ धाड़ होगा दूसरे में। ठीक है, और उससे पहले कर सकते हो गोंडवाना से पहले बिंद। तो मतलब कैसे भी करके अपना एक इमेजिनेशन दिमाग में बनाना सीखो, जिन चीजों को याद करना है। चलो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भिक इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया था। तो भाई साहब ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये किसने किया था? टीएस हॉलैंड ने तैयार किया था। देखो ये मतलब मेरे हिसाब से बकवास सवाल है ना, छत्तीसगढ़ के सवाल हैं ये। लोग पता नहीं क्या प्रूव करना चाहते हैं। अरे यार मतलब ज्योग्राफी का विशेषज्ञ है क्या बच्चा, है ना, ज्योग्राफी के विशेषज्ञ है क्या हम आप लोग? तो जो हम मतलब ये भी याद रहेगा हमें कि किसने किया था, कुछ करंट से रिलेटेड हो, समझ में आता है। बकवास सवाल है। ठीक है, तो ऐसे सवाल प्राय यूपीपीसीएस वाले तो नहीं पूछते हैं। कथन एक गलत है। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन और आर्यन युग में विभाजित किया है। तो जो इन्होंने चाचा ने किया है ना, टीएस हॉलैंड ने, इन्होंने 4 प्रकार के क्रम में किया है। वैसे हम 5 क्रमानुसार मानते हैं चट्टानें। ठीक है, तो बकवास सवाल है, याद रखना। कथन 2 सही है, देख लो कहां है। कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलो, गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है। किसके रूप में वर्णित किया गया है? जियोसिंक्लाइन के रूप में, मतलब भू अभिनीति। भू अभिनीति क्या है? जैसे जब ये 2 प्लेटें टकराई तो मान लो इस प्लेट से टकरा के हिमालय उठ गया। जब हिमालय उठ गया तो उसके बगल में गड्ढा भी हो गया होगा ना, इसको बोला है भूसन्नति या मतलब अवनति बोला है, भू अवनति गड्ढे से को। और उस गड्ढे को फिर किसने पाट दिया? सारा उसको पाट दिया। जो हिमालय से बहकर नदियां आई अपने साथ गाद मलबा सब लेके आई और पाट के क्या बना दिया? मैदान बना दिया। तो गंगा के मैदान को क्या माना जाता है? ये जियोसिंक्लाइन था। ठीक है, जियोसिंक्लाइन था। आप इसको याद रखेंगे, क्या था? जियोसिंक्लाइन था। चलो अगला सवाल देखते हैं। अब दूसरा आ गए उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, जो हमारा पूरा हिमालय है ना, हिमालयी पर्वतीय प्रदेश है, उनका पूरा वर्णन है। हिमालयी पर्वतीय प्रदेश किस तरीके से हैं, उनको किस किस पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, वो सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। तो ये मैप देख लो सबसे पहले। देखो मैप भी देखने से पहले मैं आपको बता दूं, हिमालय को हम क्या करते हैं? 4 रेंजेस में डिवाइड करते हैं। हिमालय को हम 4 रेंजेस में डिवाइड करते हैं बेसिकली। ठीक है, ये तो 4 रेंजेस वो कौन कौन सी है? सबसे ऊपर माना जाता है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर मानते हैं। मान लो ये रेंज मैंने दे दी ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय के बाद आपको जो हिमालय का दूसरा जो समानांतर दूसरा हिस्सा मिलेगा उसको बोलते हैं बृहत हिमालय, महान हिमालय, या कहीं कहीं आपको हिमाद्री भी लिखा मिलेगा। तो बृहत और महान याद कर लेना। और देखो दूसरे वाले को बोल रहे हैं बृहत या महान। तीसरी वाली जो रेंज है उसको बोलते हैं हम महान हिमालय। तीसरी वाली को बोलते हैं लघु या मध्य हिमालय, और चौथी वाली को हम बोलते हैं शिवालिक। ठीक है, शिवालिक। तो इस तरीके से समांतर रूप से हिमालय की श्रृंखलाएं हैं। याद कैसे करते थे? लघु बृहत वाला है या लघु महान है, इसमें मैं कंफ्यूज हो जाता था। तो मैंने कैसे याद कर लिया
कि बृहत हिमालय को महान हिमालय कह रहे हैं, मतलब दूसरी वाली जो रेंज है ट्रांस के बाद। तो जो बृहत होगा, जो बड़ा आदमी होगा वही तो महान होगा, है ना। जो बृहत होगा, जो बड़ा होगा वही तो महान होगा। तो बृहत जो है वही महान है, और जो लघु मतलब छोटा होगा वो मध्य का आदमी, बीच का आदमी होगा। तो लघु मध्य और बृहत महान, तो बृहत और महान दोनों एकदम मतलब अपर क्लास वाले शब्द हैं, तो इस तरीके से दोनों कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 श्रेणियां मानी जाती हैं, इनको आप ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद ये रेंजेस हैं, ये रेंजेस को आप ध्यान रखेंगे, इनसे सवाल बनते हैं, कई सवाल बने हैं। सबसे ऊपर जो मानी जाती है वो मानी जाती है कराकोरम श्रृंखला, आपकी बुक में होगा, आप लोग देख लेना। कराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद पीर पंजाल। तो जो ऊपर वाली तीनों है ना, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों मानी जाती हैं किसका हिस्सा है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। लेकिन जो आपकी पीर पंजाल है ना वो नहीं है। याद कैसे रखना है, कौन ऊपर है, कराकोरम या पीर पंजाल, कंफ्यूजन। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर तो आपको याद रहता है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। लेकिन आप ये भूल जाते यार पीर पंजाल ऊपर थी या कराकोरम ऊपर थी, मतलब मैं भूलता था, तो मैंने ऐसे याद कर लिया था पीर पंजाल, पीर को मैंने कर लिया था पैर पंजाल। तो पैर किधर होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं, तो पैर पंजाल कर लिया था मैंने उसको। तो सबसे ऊपर कराकोरम, कराकोरम आप याद रखोगे, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, चारों का क्रम याद रखना। और ये बीच में कैलाश है ना, कैलाश भी ट्रांस का ही हिस्सा है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं आगे का क्या सिस्टम है, ठीक है। चलो बाकी इसमें आप कुछ देख सकते हो, ये कामेत पर्वत है भारत में, ये कई बार पूछा गया है भारत में है कि नहीं। नंदा देवी पड़ता है उत्तराखंड में ही, ठीक है। और फिर उसके बाद गुरला मानदेता पड़ता है नेपाल में, फिर एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है, और कंचनजंगा है ना जो भारत में, जैसे भारत में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है केटू, है ना, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, जो यहाँ पड़ती है केटू, है ना। वैसे सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद क्योंकि माउंट एवरेस्ट हमारे यहाँ नहीं है, फिर गॉडविन ऑस्टिन है, केटू है, और तीसरे नंबर पे जो मानी जाती है कंचनजंगा, जो कि नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है। चलो इतनी काम की चीजें थी, मैंने आपको इसमें बता दी। फिर इधर आ जाओगे, डफला, मिरी, अबोर, मिशमी, नामचा बरवा यहाँ है ना। चलो लेकिन जो ये गारो खासी जयंतियां आप देख रहे हो, गारो खासी जयंतियां किसका पार्ट है, ये दक्कन के पठार का भाग है, ये हिमालय का भाग नहीं है। चलो फिर एक ये नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया जाता है। आप नदी याद रख लेना, सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग, ठीक है। 5 नदियां हैं, सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग। सिंधु और सतलज, ये इंडस दी है, ये सतलज दी है, इसके बीच को क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। फिर सिंधु, सतलज, काली, सतलज और काली रिवर ये रही आपकी, सतलज और काली रिवर के बीच के मध्य के हिमालय को क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय। फिर काली, तिस्ता, काली और तिस्ता, तिस्ता ये सिक्किम के आसपास आपको मिलेगी, काली और तिस्ता के मध्य को क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय। और तिस्ता और दिहांग, ठीक है, दिहांग दिवांग जो रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र वाली, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम असम हिमालय। तो ये हिमालय का, ये सिडनी बुराड़ महोदय ने पूरा इसका डिवीजन दिया था नदी घाटियों के आधार पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो सवाल देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूटों से कीजिए, ठीक है। नीचे क्या कूट कह रहे हैं, नीचे कूट कह रहे हैं आपके कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। सतत वाहिनी कौन सी नदी मानी जाती है, ऐसी नदियां सतत वाहिनी नदी मानी जाती हैं जो आपके क्या है, जिनका आपका सिस्टम 12 मासी जो पानी से बह रही हैं। और मानसूनी नदियां कौन सी मानी जाती हैं, मौसमी नदियां कौन सी मानी जाती हैं, जो साल के कुछ माह जिनमें पानी बढ़िया रहता है, कुछ माह सूख जाती हैं। तो सतत वाहिनी नदी आपको पता होना चाहिए कौन सी होती है। मोटे तौर पर जो उत्तर भारत की नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, उनको हम सतत वाहिनी नदियां कहते हैं। और जो दक्षिण भारत की हमारी नदियां हैं वो हमारी मौसमी नदियां कहलाती हैं। तो बात सही है, ठीक है। और जो आपकी क्या होती है, सतत वाहिनी नदी होती हैं, वो मानसून से भी जल प्राप्त करती हैं, और मानसून के साथ साथ जब मानसून नहीं होता है तो उस स्थिति में ग्लेशियर्स से पिघला हुआ जल उनमें आता है, ठीक है। तो चलो, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, ये भी ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकांश प्राप्त कर रहा है, वो ठीक है। लेकिन इस कारण नदियां क्या है, सतत वाहिनी नहीं है। प्राप्त तो कर रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून से, लेकिन इस वजह से नदियां सतत वाहिनी नहीं है। नदियां किस वजह से सतत वाहिनी है, क्योंकि मानसून से भी प्राप्त करता है, प्लस ग्लेशियर्स से भी जल प्राप्त करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है, पर सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए।
हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है ना। तो ये भी बात वही है कि सतत नदियां हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। और उनका स्रोत कहां है? हिमानियों में, जो मैं आपको बता रहा हूं कि वहीं से नदियां निकलती हैं, उसी कारण से क्या रहती हैं, वो सतत वाहिनी भी रहती हैं। ठीक है, क्योंकि जब मौसम क्या कहते हैं, मानसून से जल प्राप्त नहीं होगा तो किससे प्राप्त होगा? ग्लेशियर से। तो ये सही है और इसका कारण भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ये दोनों सही है, कारण भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी मानी जाती है। तो प्राचीनतम श्रेणी इनमें से कौन सी मानी जाएगी? देखो, हम मानते हैं सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, मैंने आपको बताया, उसके बाद महान या बृहत हिमालय है, फिर लघु हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक है। शिवालिक सबसे नया माना जाता है, लेकिन वो पूछ रहा है सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। तो इनमें से, क्योंकि हमारी ट्रांस है नहीं, तो उसके बाद बृहत हिमालय को हम प्राचीनतम श्रेणी मानेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला सवाल देखते हैं। यदि हिमालय पर्वत की श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होते? देखो भाई साहब, ये आप देख रहे हो, मोटा मोटा मैं शॉर्ट में अगर भारत बना दूं, ठीक है, ये देख रहे हो, ये आपका पूरा इधर हिमालय है, इस तरीके से ऐसे करके आके ये पूरा हिमालय पर्वत है। ठीक है, अब इस हिमालय पर्वत का काम क्या है? इसका काम ये है कि इधर जो साइबेरिया में जो ठंडी हवाएं चल रही है ना, यहाँ जो ठंडा मौसम है, यहाँ जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, आपने अपने उसमें देखा होगा, किसमें? एटलस में। ठीक है, तो उन हवाओं को तो बाबूजी इधर आने से रोक लेते हैं। क्यों? क्योंकि लंबे तगड़े आदमी हैं, तो इधर से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं उनसे आगे रोक लिया। अब सोचो अगर हिमालय ना होता तो इधर से जो ठंडी हवाएं आ रही होती, सारा मैदान ठंडा कर लेती, आपको हमें ठपको ठंडा कर लेती। प्लस जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है वो हिमालय से आकर टकराता है और टकरा के मैदानी क्षेत्र में वर्षा करता है। तो जो मैदानी क्षेत्र की प्रोस्पेरिटी है, जो समृद्धता है, उसका मेन कारण क्या है? आपका हिमालय है। अगर ऐसा ना होता तो दिक्कत होती। चलो देखते हैं। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। बिल्कुल सही बात है। अगर हिमालय ना होता, अगर तुम ना होते तो मेरा कौन होता? अबे मिल जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है, तो देश के अधिकांश भाग में ये सही है। सिंधु गंगा का मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, ऑब्वियस है ना। जलोढ़ मृदा कौन लेके आ रहा है? गंगा और उसके मैदान में कौन ला रहा है? हिमालय से निकली हुई नदियां। जब हिमालय ही ना होता तो नदियां कहां से निकलती हैं? ठीक है, दूसरा भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है, ये भी बात सही है। क्यों? क्योंकि जब मानसून का प्रतिरूप अभी क्या है? अभी दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, हिमालय से टकराता है, मैदानी भागों में वर्षा करता है। जब हिमालय ही ना होता तो भाई साहब आगे बढ़ जाते मानसूनी हवाएं, और तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 सभी सही है। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा स्पीड अप करते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाते हैं? है ना, तो इसको कहते हैं, मतलब उप हिमालयी क्षेत्र की बात चल रही है। सबसे ऊपर जैसे शिवालिक जब सबसे लास्ट में पड़ता है, उसके बाद छोटे छोटे कंकड़ वाले मैदान पड़ते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं भावर। है ना, भावर ऐसे याद कर लो आप, भावर मतलब बब्बर, जैसे क्या है? बड़े बड़े पत्थर वाले क्या है? मैदान, बड़े बड़े टुकड़े मिलेंगे यहाँ। इनमें क्या पाया जाता है? इनमें नदियां क्या होती हैं? लोपित हो जाती है, मतलब पता नहीं चल रहा, पत्थर के अंदर अंदर होकर नदियां बह रही है ना, फिर नीचे आके नदी बाहर दर्शन देती है। चलो आगे देखते हैं। हिमालय पर्वत का पदीय प्रदेश कहलाता है। पदीय प्रदेश मतलब सबसे निचला वाला, पद यानी पैर, पैर हमारे कहां है? सबसे निचले। तो सबसे नीचे कौन था? शिवालिक था। फिर देख लो, ट्रांस हिमालय, महान या बृहत हिमालय या हिमाद्री भी बोलते हैं इसको, उसके बाद लघु या मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। ये 4 श्रृंखलाएं आप याद रखोगे। ठीक है, ये ट्रांस है, ये बृहत हिमालय है, ये शिवालिक है, और ये है नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? पर्वत पदीय प्रदेश है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी शिवालिक होगा। ठीक है, चलो शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? भाई साहब ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, हिमालय का हिस्सा है। सरल सरल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे। तो जो शिवालिक पहाड़ियां हैं वो निम्न में से किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। हिमालय के गिरिपथ प्रदेश हैं, सबसे दक्षिणतम भाग है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है
इओजोइक युग में, पैलियोजोइक युग में, मेसोजोइक युग में, सेनोजोइक युग में। ठीक है, हमको नहीं ज्यादा घुसना है, हमको याद रखना है शासक शिवालिक, शासक सेनोजोइक, 2-3 बार देख लोगे ना याद है। ऐसे ही गोला कर लेना, ऐसे मैंने कर रखा है ताकि आप रिवीजन कर रहे हो ना तो आपको ध्यान रहे। शिवालिक पर्वत श्रेणियां जो है वो किस युग में डेवलप हुई हैं? सेनोजोइक युग में डेवलप हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 21वें का। अगला सवाल देखते हैं, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? माना जाता है 900 से 1100 मीटर शिवालिक श्रेणियों की हाइट है ना, 900 से 1100 मीटर शिवालिक श्रेणियों की हाइट मानी जाती है। तो इसमें देखो 900 से 1100 के आसपास कौन सा है? 900 से 1100 के आसपास यही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो मैंने आपको बताया सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग, ये आपको 5 नदियां याद रखनी है। सिंधु और सतलज के मध्य जो हिमालय है उसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय या आपका पंजाब हिमालय। ठीक है, फिर सतलज और काली नदी के बीच में जो है उसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। फिर काली और तिस्ता नदी के बीच में जो है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। फिर तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो है उसको बोलते हैं असम हिमालय। आपसे पूछ रहा है कुमायूं हिमालय किस नदियों के बीच में है? तो ये बैठेगा सतलज और काली नदी के बीच में। देख लो, इसमें ये कुमायूं है, यह आपका कुमायूं हिमालय है, ये कुमायूं हिमालय, ये रही सतलज नदी और ये रही आपकी काली नदी। तो सतलज और काली के मध्य है, देखो काली और सतलज कहां है? सतलज और काली, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलो, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, किसका उदाहरण है? गिरिपद स्थिति का, अनुसमुद्रीय स्थिति का, अंतःपर्वतीय स्थिति का, मध्यभूमि। तो ये गिरिपद का उदाहरण है, भाबर जो है गिरिपद वाला एरिया है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से क्या देखेंगे? गहरे खड्ड देखेंगे, है ना, नदी जहां से एकदम जो है नीचे कूद रही है एक तरह से, है ना, गहरे खड्ड दिखते हैं। यू घुमाव वाला नदी मार्ग, यू घुमाव वाला नदी मार्ग भी देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा पूरी ऐसे करके यहां से घूम आती है, जब आप देखोगे तो यू शेप नदी घुमाव मार्ग हो गया, ये भी सही है। समांतर पर्वत श्रेणियां, ये तो विशेषता ही है हिमालय की, समांतर पर्वत श्रेणियां, ट्रांस हिमालय, महान या बृहत हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और फिर शिवालिक। तो समांतर पर्वत श्रेणियां तो है ही हैं। भूस्खलन के लिए, भूस्खलन मतलब आपने देखा होगा लैंडस्लाइड, आजकल तो रील्स में खूब देख लेते होगे लैंडस्लाइड, है ना। हमें समझने में समय लगता था यार पर्वत सरकता होगा तो कैसा लगता होगा, आजकल तो आप रील्स देख लो। चलो, भूस्खलन के लिए ये जीवन बर्बाद करने वाला आइटम है रील्स, है बता रहा हूं मैं, क्योंकि एक देखोगे ना फिर आपके इंटरेस्ट की आती जाएगी। ओहो, आप डांस करती हुई कन्या देख लो तो कई और डांस करती हुई कन्याएं दिखेंगी। मतलब मैं और लोगों के अनुभव से बता रहा हूं, अपना अनुभव नहीं है मुझे, बार बार वही दिखता है ना जो आप देखते हो। तो इससे बचो, है ना, ये एडिक्शन है, कम यूज किया करो। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, हाँ ये भी मिलेगी, है ना, तीव्र ढाल प्रवणता भी मिलती है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन हिमालय के तरुण बलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? भाई साहब सगरे साक्ष्य हैं, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। चलो आगे चलते हैं, नीचे दिए हुए कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए, कर लेंगे जांच। 1 2 3 4 से अंकित श्रेणियां क्रमशः हैं, तो सबसे ऊपर वाली श्रेणी जो मैंने आपको बताई थी वो कौन सी थी? वो कौन सी थी? पीर पंजाल नहीं, कराकोरम थी सर, आपने बताई पीर पंजाल, पैर पंजाल कर लो, वो तो पैर सबसे लास्ट में है, पीर पंजाल सबसे लास्ट में, सबसे ऊपर कौन सी थी? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। देखो कराकोरम किसमें है? कराकोरम इसमें है, यानी ये और ये तो वैसे हट गए। कराकोरम के बाद क्या पीर पंजाल थी? नहीं, वो तो सबसे लास्ट में थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, 1 2 3 4 उसी क्रम में दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, लघु हिमालय स्थित है ना, तो सबसे ऊपर कौन सा था? सबसे बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, है ना, मैं कोई चीज अगर बार बार रिपीट करता हूं तो गधा नहीं हूं, है ना, आपको याद हो जाए वो चीज, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो सबसे ऊपर कौन सा था? ट्रांस हिमालय, फिर महान या बृहत हिमालय, फिर लघु या मध्य हिमालय, और फिर आपका नीचे कौन सा था? शिवालिक। तो आपसे पूछ रहा है लघु हिमालय किसके बीच में है? तो ऊपर बृहत और शिवालिक। देखो बृहत और शिवालिक या बृहत, वो महान और शिवालिक कहां है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ट्रांस और महान हिमालय के बीच में तो कुछ है ही नहीं, फिर ट्रांस हिमालय और शिवालिक के बीच में तो 2 श्रेणी आ जाएंगी, शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच में भी कुछ नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? अब देखो उल्टा पूछ लिया, दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ लिया। अब देखो इसमें 1 2 3 शिवालिक दिया है,
तो सबसे दक्षिण में कौन सी है? सबसे दक्षिण में शिवालिक है ना? तो यानी पहले पे शिवालिक होनी चाहिए। शिवालिक से ऊपर क्या है? शिवालिक से ऊपर सर आपने बताया लघु या मध्य हिमालय है। तो शिवालिक से ऊपर देखो लघु कहां दिया है? ये दिया है ना? और लघु हिमालय के बाद कौन सा है? बृहत या महान हिमालय, और उसके बाद कौन सा है? ट्रांस हिमालय, है ना? तो ये ऑप्शन सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है, शिवालिक लघु महान, या उधर से देख लो महान लघु फिर शिवालिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो माना जाता है जो आपकी हिमालय है ना, जो आपका हिमालय है वो नवीन पर्वत श्रृंखला है ना? नवीन पर्वत श्रृंखला है। और अरावली क्या मानी जाती है? ये सबसे प्राचीन मानी जाती है। और पूछ रहा है आपसे सबसे नवीन कौन सी है? तो हिमालय में भी शिवालिक सबसे नवीन है। और शिवालिक का निर्माण अभी हमने किस युग में देखा था? सेनोजोइक युग में। सा से शिवालिक, सा से सेनोजोइक। चलो आगे चलते हैं। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर धौला, उपरोक्त उच्चावच आकृतियों को दक्षिण से उत्तर कह रहा है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि एक ऑप्शन आपका उत्तर से दक्षिण वाला भी होगा, दक्षिण से उत्तर। तो देखो सबसे दक्षिण में कौन? सबसे उत्तर में क्या है? कराकोरम है। मतलब ऑप्शन में सबसे लास्ट में 4 आना चाहिए। लो एक ही सवाल में ऑप्शन में सबसे लास्ट में है। देखो धौलाधर सबसे नीचे है, धौलाधर से ऊपर जास्कर हो जाएगी, जास्कर से ऊपर लद्दाख हो जाएगी, ये तो अब सर याद हो गई। सबसे ऊपर कौन सी? कराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीरपंजाल। ठीक है, फिर धौलाधर आ जाती है। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम, उत्तर दिशा की ओर, है ना? मतलब क्या कह रहा है? उत्तर दिशा की ओर, है ना? मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर। उत्तर दिशा की ओर का क्या मतलब हो गया? है ना? या उत्तर दिशा की तरफ से कहता तो उत्तर से दक्षिण होता, उत्तर दिशा की ओर कह रहा है मतलब दक्षिण से उत्तर। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये राजस्थान वाले ऐसी फर्जी सवाल देते हैं, मतलब बालक परेशान हो जाए, है ना? तो देखो, तो उत्तर दिशा की ओर मतलब सबसे पहले पीरपंजाल होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। इसमें पीरपंजाल है, ये गलत हो गया। और सबसे शुरुआत में कौन सा होना चाहिए? कराकोरम। तो देखो इसमें भी पीरपंजाल है, इसमें भी कराकोरम है। पीरपंजाल के बाद जास्कर, लद्दाख और कराकोरम, ये सही है। पीरपंजाल, लद्दाख, जास्कर, कराकोरम है क्या? सेम है क्या ऑप्शन? अच्छा, इसमें लद्दाख दिया है, इसमें जास्कर दिया है। तो ऊपर से हम जानते हैं सबसे पहले कराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीरपंजाल है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका होगा। आपको चारों याद रखनी है, ये 2 चीजें रट लेनी है, बार बार कहना हूं, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल। ठीक है, चलो निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? किधर से कह रहा है? पूर्व से पश्चिम, मतलब पूर्व किधर है? ऐसे करके पूर्व से पश्चिम। तो देखो हम जानते हैं क्या कि जो कंचनजंगा है ना? जो कंचनजंगा है वो सबसे क्या है? सबसे पूरब में है। कंचनजंगा के बाद क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट आ जाता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट किसकी सीमा पर है? नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में है। कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा आपका है सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे। तो कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। देखो इसमें भी दिया है कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। ठीक है, तो ये इधर मैं आपको समझाने के लिए ये भी लेता आया हूं मैप, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 32 का। अगला सवाल देखते हैं। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, 50-51 सवाल ही हैं आज, तो मैं उसी हिसाब से कराता हूं कि आपका 1 घंटे में कार्यक्रम पूर्ण हो ले। चलो, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न, मतलब ज्यादा सवाल होते हैं तो मैं स्पीड अप हो जाता हूं, और ज्यादा सवाल इसलिए लेके आता हूं जहां समझाने वाला कुछ नहीं होता। जहां समझाने वाला होता है तो उसी हिसाब से सवाल होते हैं। चलो बहुत जल्दी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो कंप्लीट आरओ, क्योंकि आरओ के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, पहले इस पेपर को यूपी एलडीए या यूडीए बोलते थे। ठीक है, एलडीए यूडीए का पेपर बोला जाता था, फिर इसको आरओ बोलने लगे। तो जितने भी पेपर अब तक हुए हैं उन सब में जितने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के सवाल आए हैं वो सारे मैंने छांट लिए हैं। उनको बस एक बना के एक क्लास आपको इसी हफ्ते में उम्मीद है कि मिल जाएगी। ठीक है, तो वो उस क्लास का भी वेट कीजिए। ठीक है, और कमेंट के माध्यम से भी बताते रहो कि भाई आएगी। चलो खैर, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वतों में सबसे नवीनतम कौन सा है? तो सबसे नवीनतम हम देखेंगे अजंता, नहीं अजंता श्रेणी तो अभी हम आगे देखेंगे कि यहां पड़ती है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। पालकोंडा, कैमूर, ये सब उसी के पार्ट हैं।
पटकोई श्रेणी जो है ना, पटकोई बुम, वो हिमालय के पूर्वोत्तर हिमालय में जब आप चले जाओगे, है ना, हिमालय का जो इधर वाला एरिया ऐसे जाके ऐसे करके मुड़ता है, यहां पटकोई बुम श्रेणी पड़ती है जो हिमालय का भाग है। तो वही पूछ रहा है सबसे नवीनतम कौन सा है। अब इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या पता होना चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न में आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों श्रेणियां प्रायद्वीपीय भारत में पड़ती हैं, जबकि पटकोई बुम हिमालय वाले एरिया में पड़ती है। और सबसे नवीनतम हम जानते हैं बलित पर्वत हिमालय है, तो भाई साहब पटकोई ही सबसे नवीनतम होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो पटकोई पहाड़ियों से कौन सा संलग्न नहीं है? त्रिपुरा। आप भारत का अगर मैप देख पा रहे होंगे तो त्रिपुरा बिल्कुल इधर को आके ऐसे करके लटका हुआ है, बिल्कुल ऐसे करके लटका हुआ है। त्रिपुरा के विषय में बोला जाता है कि 3 तरफ से बांग्लादेश से भी घिरा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में एक फैक्ट ये भी याद रखना है। तो त्रिपुरा से क्या है, पटकोई पहाड़ियां संलग्न नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं ना, ऐसे करके ऐसे आके। तो यहां पे आपको कौन से राज्य मैंने याद कराए थे? ना, मा, मी, ऐसे याद कराए थे ना आपको राज्य क्रम से, मतलब नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम। तो इन तीनों में है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल अरुणाचल में कोई मतलब नहीं है, पंजाब उत्तराखंड में कोई मतलब नहीं है, जम्मू कश्मीर में, है ना। तो जम्मू कश्मीर में ही मानते हैं पीर पंजाल श्रेणी मिलती है ना। बेसिकली जम्मू कश्मीर में ही माना जाता है कि पीर पंजाल श्रेणी कहां मिलती है। तो पीर पंजाल श्रेणी आपकी मिलती है हमारे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब अब वो पहले जम्मू कश्मीर था, ये वाला पूरा एरिया ये यहां पड़ जाती है पीर पंजाल, तो ये जम्मू कश्मीर था पहले पूरा। ठीक है, अब तो क्या ही कहोगे, कश्मीर भी और लद्दाख भी दोनों मानोगे। चलो, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अटल टनल। ठीक है, अटल टनल काफी चर्चा में थी, है ना। पीर पंजाल सुरंग में बनी हुई है ना, पीर पंजाल उसमें बनी हुई है अटल टनल, लगभग 9 किलोमीटर लंबी, है ना, अटल टनल है। चलो, तो ये काफी चर्चा में रही थी, तो कई बार इससे सवाल आया था, है ना। इसी 2016 में सवाल पूछा गया है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन, है ना, BRO द्वारा किया गया है। ठीक है, ये सही है। उसके बाद यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय को पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, ये याद रखना, अटल टनल कहां है? पीर पंजाल में है। दिमाग में छाप लेना, बसा लेना, इसी से सवाल सही गलत हो लेंगे। ये ठीक है। यह भारत की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भाई महत्वपूर्ण तो होगी, टनल आपने पर्वत खोद के बीच में से एक टनल बना दी 9 किलोमीटर लंबी, इंपॉर्टेंट नहीं होगी सामरिक दृष्टि? ये भी सही है। मतलब ये सही है। 1 3 4 है क्या कोई? नहीं, तो 1 2 3 4 सब सही होंगे, है ना। मान लो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, लाहौल और मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, हो सकता है गलत हो। तो हमने 1 3 4 देखा नहीं है, 1 3 4 1 2 3 4 में ही है, तो मतलब 2 भी सही है। अब आपको याद रख लेना है कि ये मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। ये चारों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अटल टनल के विषय में, क्योंकि अटल टनल अभी भी चर्चा का विषय है ना। तो सवाल यहां से बनने की संभावना अभी मना नहीं किया जा सकता। चलो, अटल टनल रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? अब देखो, एक फैक्ट ये आ गया, कहां है? रोहतांग जिले में, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है? मैं बता रहा था लगभग 9 किलोमीटर, एग्जैक्ट लंबाई है 9.02 किलोमीटर। चलो, अगला सवाल देखते हैं, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? देखो, अभी मैं बताया पीर पंजाल को अटल टनल क्रॉस करती है। तो देखो कहां है? पीर पंजाल में भी पूर्वी पीर पंजाल को माना जाता है, पूर्वी पीर पंजाल को क्रॉस करती है। पूर्वी पीर पंजाल का क्या मतलब हो गया? ऐसे, तो यहां पूर्वी पीर पंजाल ये वाली हो गई। चलो, है ना, ये याद रखना आप, पूर्वी पीर पंजाल को वो करती है। आगे देखते हैं, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है ना। तो कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद रखोगे, ये सवाल भी 2-3 बार पूछा गया है ना। तो जो आपका बृहत हिमालय है या महान हिमालय है, ठीक है, बृहत हिमालय कह लो, महान हिमालय कह लो, या हिमाद्री भी आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा, और पीर पंजाल, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे फिर पीर पंजाल श्रेणी आ जाती है। तो पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच माना जाता है कश्मीर घाटी है ना। 2-3 बार ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो बृहत हिमालय का नाम चेंज कर सकता है ना, पीर पंजाल का तो क्या ही चेंज करेगा। तो कश्मीर घाटी आप याद रखोगे किस किस के मध्य है, बृहत हिमालय और पीर पंजाल। देखो अगला फिर वही है, कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी कहां स्थित है? कश्मीर घाटी आपकी स्थित है पीर पंजाल और, देखो पीर पंजाल और महाभारत नहीं, पीर महाभारत तो नीचे आ जाती है, पीर पंजाल और हिमाद्री, ठीक है। मैं आपको बता रहा था ना, हिमाद्री, बृहत हिमालय, महान हिमालय तीनों एक ही नाम है। तो पीर पंजाल और हिमाद्री के मध्य। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 40 का। अगला सवाल देखते हैं, 8-10 सवाल और रह गए हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन कौन सा एरिया है? 1962 के भारत चाइना युद्ध में क्या हुआ था?
हमारे जो चाइना ने हमारा ये वाला एरिया जो है कब्जा रखा है, ठीक है, ये एग्जैक्ट है, ये वाला एरिया हमारा जो है कब्जा रखा है। इसको क्या बोलते हैं, इस एरिया को जो मैंने रेड कलर से कर दिया इसको बोलते हैं अक्साई चीन, ठीक है। तो अब देखो किसका भाग हो सकता है ये, तो ये कराकोरम श्रेणी, शिवालिक से कोई मतलब नहीं, कश्मीर घाटी से कोई मतलब नहीं, लद्दाख पठार और कराकोरम में से देखते हैं किसका हिस्सा हो सकता है। तो इसमें से क्या आंसर होगा इसका आंसर होगा, क्योंकि कराकोरम श्रेणी तो ये पड़ जाएगी, कराकोरम श्रेणी तो थोड़ा लद्दाख के पठार माना जाता है, वो लद्दाख के पठार का हिस्सा है। कौन सा, हमारा अक्साई चीन वाला एरिया किसका हिस्सा है, लद्दाख पठार। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 41 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है। तो वो ग्रेट हिमालय, माउंट एवरेस्ट ग्रेट हिमालय में ही पड़ता है, ग्रेट या महान हिमालय कह लें, है ना। तो वही पूछ रहा है, तो कितनी है 8,800, जो नया रिसेंट डेटा है 8,848 दशमलव कितना समथिंग 46 है, जो भी है उसको देख लेना आप एक बार, है ना। तो 8,850 मीटर मानते हैं उसकी हाइट है मोटा मोटा। चलो, माउंट एवरेस्ट की हाइट की बात चल रही है। हिमाचल पर्यायवाची है, तो हिमाचल किसका पर्यायवाची है, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक के ट्रांस हिमालय। तो हिमाचल जो माना जाता है, जो आपका हिमाचल प्रदेश नाम पड़ा हुआ है ना, हिमाचल माना जाता है किसका भाग है, या किसको कह सकते हैं हिमाचल, तो वो माना जाता है मध्य हिमालय, जो आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय है ना, क्योंकि शिवालिक तो और नीचे आ जाता है, ठीक है। तो हिमाचल जो पड़ता है वो किसका पार्ट माना जा सकता है, मध्य हिमालय का, ठीक है, मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ, कैसी बात कर रहे हो सर, 5 से तो ज्यादा ही होंगे, ऊपर जम्मू कश्मीर, फिर इधर आ जाएगा पूरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पूरे नॉर्थ ईस्ट वाले कई राज्य आ जाते हैं, तो ये तो गलत हो गया। पश्चिमी घाट 5 राज्यों में फैला हुआ है, इसको सही कर लेना, पश्चिमी घाट 6 राज्यों में है, ये गलत, ये गलत। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, ये सही है, पुलिकट झील 2 राज्यों में फैली हुई है ना। जब आप देखोगे पुलिकट झील भारत में इधर तो शायद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, ठीक है। चलो, तो तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पहले दूसरे तो गलत है, तो ये सारे वैसे ही कट गए, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो हिमालय जो है उत्तराखंड में भी पड़ता है, शिवालिक पड़ जाता है, और हिमाचल प्रदेश में भी हम देख रहे थे कौन सा, लघु या मध्य हिमालय पड़ जाता है, लेकिन सिक्किम में भी पड़ जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में हिमालय का कोई भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है। तो नवीनतम अरावली पूछे आपसे, प्राचीनतम, ठीक है, और क्या पूछे, विंध्याचल, हिमालय। तो हिमालय श्रेणी जो है, हिमालय श्रेणी में भी शिवालिक सबसे नवीनतम है, तो हिमालय आप याद रखोगे, हिमालय विश्व के नवीनतम पर्वतों में से है, तो भारत तो कोई बात ही नहीं है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नवीनतम पर्वत है। सेम बात आ गई लौट फिर के, तो किसको देखोगे, अरावली नहीं, पश्चिमी घाट नहीं, विंध्याचल नहीं, हिमाद्री। अब यहाँ हिमाद्री दे रखा है, भाई हिमालय का ही पार्ट है हिमाद्री, है ना, तो बृहद हिमालय या महान हिमालय को कह रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूटों से कीजिए। कथन 1 क्या कह रहा है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय में स्थित है। बिल्कुल सही बात है, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम अवस्थित हैं, ये दोनों सही है, और इसी का कारण है। अनुदैर्ध्य क्रम क्या है, जैसे आपने देखा होगा MCT पाई जाता है, MBF पाया जाता है ना, दो हिमालय के बीच में, कि महान और बृहत हिमालय के बीच में, बृहत और उसके बीच में, शिवालिक और उसके बीच में, है ना, तो वो उसकी बात कर रहा है, अनुदैर्ध्य उत्क्रम की बात कर रहा है, ठीक है। ये तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और सही व्याख्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, है ना। लाइक वाइक कर दिया करो यार, वीडियो इतने लोग देखते हो और आपको पसंद आ रही हो, चीजें अच्छी लग रही हो, तो अपने दोस्तों के साथ साझा कर दो, क्योंकि पूर्वावलोकन ऐसा माना जाता है, चाहे आप यूपीपीसीएस दे रहे हो, चाहे आप आरओ का एग्जाम दे रहे हो, मतलब मस्ट है, इसको आप अच्छे से कर ले जाओगे ना, तो आपको काफी सवाल, मतलब 30-40% सवाल आपको यहां से मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि क्यों ना हम इसको कर रहे हैं तो अच्छे से करते चलें एक बार में ही। चलो, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इंफाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, तो इसका आंसर है सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ इंफाल बेसिन माना जाता है सरोवरीय मैदान का बेहतरीन उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। मुख्य हिमालय की परत चट्टान जीवाश्महीन है। कैसी बात कर रहे हो सर, जीवाश्महीन तो नहीं होंगी, जीवाश्म हिमालय में पाए जाते हैं, क्योंकि नवीन बलित पर्वत है,
तो जीवाश्म तो इनमें मिलेंगे ही। तो पहला गलत हुआ, सही उत्तर चुनवारा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, अपने आप ऑप्शन 2 और 3 हो गया। फिर भी पढ़ लेते हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। क्यों मिलते हैं समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म? मैंने आपको बताया कि सर हिमालय पर कहां से समुद्री जीव जंतु आ गए। मैंने आपको बताया तेथिस नामक भूसन्नति थी, तेथिस नामक सागर था, जिसके क्या हुआ, दोनों प्लेटों के मिलने से, भारतीय और यूरेशियन प्लेट के मिलने से उसका जो मलबा था वो ऊपर उठ के हिमालय बन गया। तो ये सही है। तीसरा, बाह्य हिमालय शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि मानव सभ्यता पहाड़ों के ऊपर थोड़ी रहेगी, सबसे निचला जो हिमालय है वहीं पाई जाती है। तो 2 और 3 दोनों सही है, पहला गलत है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, संभवतः लास्ट है। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो करेवा एक क्या है, भू आकृति नहीं कहेंगे इसको, मिट्टी का टाइप कह लोगे, जिसमें किसकी खेती होती है? जाफरान या केसर की खेती होती है। एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? करेवा बोलते हैं। ठीक है, करेवा बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर हिमालय में मिल रही है करेवा। चलो अगला सवाल देखते हैं, अभी कई सवाल और हैं, शायद देख लेते हैं। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो कैलाश, मैंने आपको बताया था ये 4 श्रृंखलाएं, सबसे ऊपर कौन सी? सबसे ऊपर कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, यही एक आगे पड़ती है लद्दाख के आगे ही, कौन सी? कैलाश पर्वत श्रृंखला। तो कैलाश किसका भाग है? तिब्बत का भाग है, तिब्बत में अवस्थित है, या चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बती मानेंगे उसको। चलो, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो देखते हैं कौन सी। अब देखो, हमें नहीं पता कि ये लोथ से सिरुमली है, लेकिन हमें ये पता भाई अन्नामलाई तो नीचे है ना, तुम तो दक्षिण का भाग है अन्नामलाई श्रेणी। तो ये हटाओ, 3 हटाओ, 3 गया, 3 गया, 3 गया, आंसर मिल गया केवल 1 और 2। मतलब ऐसे भी आंसर मिलते हैं। ठीक है, ये यूपीएससी का पैटर्न है, आजकल पीसीएस भी फॉलो करने लग गया है कि अन्नामलाई अगर आपको पता है तो आपको अगर ये ना भी पता हो ना, चो लोऊ और ये सब, तो काम चल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। इसी के साथ आपकी ये कक्षा आज यहीं समाप्त होती है। कक्षा कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से बताते चलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपसे बीच वीडियो में ही 2 प्रश्न पूछे हैं जो मैं आगे करना चाह रहा हूं, अंत में नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो उनका जवाब भी कमेंट के माध्यम से देते चलिएगा। ठीक है, बाकी समय कम है, अपनी पढ़ाई की स्पीड बढ़ा दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।